हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। इन टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो पेज नंबर 2, 3, 4 इन पेज में जो कंटेंट है वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट होते हैं, आपको पहले से पता है। जैसे ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गया। सॉलिड में क्या होता है कि जो भी मैटर है, मैटर के अंदर रहने वाले जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास में होते हैं, यानी कि वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। right? So all the particles of the matter are very close to each other, right? तो ये फिक्स शेप में रहेगा। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है और सारे पार्टिकल्स एकदम पास में रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं होते हैं, राइट? और ये क्या है? सॉलिड है। एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो, आइस, राइट? अब लिक्विड वाला स्टेट को कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं और ये थोड़े मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है थोड़े दूर दूर रहेंगे, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो थोड़ा हो सकता है, राइट? तो ये है लिक्विड। एग्जाम्पल समझ के चलो कि वाटर है, ठीक है। गैसेस स्टेट मतलब क्या? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करेंगे और फ्री मूव करेंगे, राइट? तो जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स है, ये रैंडम मोशन करेंगे, लाइक एयर हो गया, राइट? तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर सकते हैं और फ्री मूव कर सकते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। और यहाँ पर लिक्विड में कैसे होते हैं? इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास में रहेंगे और थोड़ा वाइब्रेशन कर सकते हैं, राइट? जैसे अभी वाटर हो गया, इसे जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, है कि नहीं यहाँ पर? और दूसरा ये क्या है? सॉलिड है, जो कि पूरे मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास में रहते हैं और एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है। ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमको पहले से पता है, हम लोअर स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है, राइट? देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 2 प्रॉपर्टी मेनली पढ़ोगे। एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज are observed without change in chemical composition of substance। इसका मतलब ये होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक कलर, ऑर्डर मतलब स्मेल, राइट? या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी। ये सब क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन सब्सटेंस या चेंज शुड बी अकर्ड। यहाँ पर चेंज होना चाहिए लेकिन विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, मान के चलो कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भरा है? आइस भर के रखा है। तो ये है आइस मॉलिक्यूल्स, ये आइस हो गया, ठीक है।
अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके अंदर ये आइस है, मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर जो मैटर है वो क्या है, वाटर है, तो इस पर ये वाटर है यहाँ पर, लेकिन कौन से फॉर्म में, ये आइस है, यानी कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हमने इसको हीट दे दिया, अगर हमने हीट सप्लाई कर दिया, तो जितने भी आइस मॉलिक्यूल्स है वो हीट गेन करेंगे और अपने अंदर जो बॉन्ड है वो तोड़ लेंगे और एक फ्री स्टेट में आ जाएगा, दैट इज लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ऐसे इस तरह दूर दूर दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या हो गया, अब ये वाटर ही है लेकिन कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, राइट। अब जरा देखो आप, हमने क्या किया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दी, क्या करके, हीट सप्लाई करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। पर अंदर जो कंटेंट है, जो मैटर है, वो क्या है, वाटर है। इधर भी वाटर ही है, इधर भी वाटर ही है। ऐसा नहीं कि वाटर चेंज हो गया है, कुछ अलग ही बन गया है, वाटर गायब हो गया, ऐसा तो नहीं ना, है वाटर है, बस वाटर पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड स्टेट में आ गया। अब जरा सोचो, अगर आप यहां से हीट वापस निकाल लोगे, मतलब ठंडा कर दोगे, तो वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर का जो केमिकल कंपाउंड है, दैट इज वाटर, वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वाटर जो है वही है, अभी भी वाटर इधर भी है, इधर भी है। जब यहां था तब भी वाटर था, जब यहां गया तब भी वाटर है। वाटर कुछ अलग कंपाउंड नहीं बन गया, वाटर वैसा ही है, बस उसका रूप बदल गया है, उसका फिजिकल चेंज हो गया है। इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसा होता है कि उसके अंदर केमिकल कंपाउंड जो है वो चेंज नहीं होगा, बस उसका स्टेट बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और ये टेम्पररी है। कैसा है, टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब देखो, आपने हीट दिया तो यहां चला गया, अब वापस हीट निकाल लोगे तो वापस आ जाएगा, मतलब ये टेम्पररी चेंज है। क्लियर हो गए, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो फिजिकल चेंज कर रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ो। फिजिकल चेंज कौन कर रहा है, यहाँ वाटर कर रहा है, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, राइट। वाटर का स्मेल कैसा होता है, कोई स्मेल नहीं होता, तो ये ऑर्डरलेस हो गया, है ना, ऑर्डरलेस कहते हैं, मतलब कल इसका स्मेल नहीं रहेगा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर हमारे लिए इधर मैटर है, यानी कि सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और वाटर फिजिकल चेंज दिखाता है। फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि वो चेंज होगा जरूर, लेकिन अंदर का जो कंपाउंड है, जो मैटर है, दैट इज वाटर, वो चेंज नहीं हो रहा है। समझा मैंने क्या कहा, उसका सिर्फ स्टेट बदल रहा है, दैट इज फिजिकल चेंज। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा, देखो हम ऐसे बोलेंगे कि दी प्रॉपर्टीज वेर substance undergoes chemical change and thereby exhibit change in chemical composition। समझा, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज मतलब किसी भी सब्सटेंस का, उसका रिएक्टिविटी, वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से या किसी दूसरे कंपाउंड से, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जैसे एग्जांपल लेके समझेंगे, अपने पास कार्बन है, समझो कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। कार्बन मतलब यहाँ समझ के चलो कि कोल है ना, क्या है ये, चारकोल है, या मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि कोल है, कोयला है। अब कोयला को मैंने जलाया, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, गैस चाहिए, है ना, तो ऑक्सीजन एयर हो गया। ऑक्सीजन से क्या कर दिया हमने, कोयला को जला दिया, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि ये अब ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब कोयला को आप जलाओगे तो वहां से कौन सा गैस इवोल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी निकलेगा। अब कोयला पूरी तरह गायब हो गया है क्योंकि कोयला को हमने बर्न कर दिए। अब वापस में कोयला नहीं बना सकता, जो जल गया वो जल गया, दैट इज परमानेंट चेंज। और कोयला कंप्लीटली अपना रूप के साथ उसका केमिकल कंपाउंड भी बदल गया है। पहले कोयले का शेप कुछ रहा होगा, है ना, अभी वो जल गया है, मतलब कंप्लीटली वो अलग फॉर्म में चला गया, दूसरे फॉर्म में ही चला गया। अब कोयला नहीं रहा, तो परमानेंट चेंज, इसको बोलते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन के साथ हीट करके क्या कर रहा है ये, सॉरी ऑक्सीजन के साथ ये जल कर क्या कर रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहा है और साथ में हीट को रिलीज कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी को बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे हमने कहा कि यहाँ मैग्नीशियम है, समझो एक एग्जांपल यहाँ ले लेते, देखो ये मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम क्या मेटल है ना, ये मेटल स्ट्रिप है, ऑक्सीजन एयर है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसके साथ बर्न कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर गैस स्टेट में रहता है, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम पूरी तरह से जल गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर बैलेंस कर लिया ऐसे, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है। अभी देखो मैग्नीशियम को हमने पूरी तरह से जला दिया, जलाने के बाद क्या होता है, वो पाउडर जैसा बन जाता है और गायब हो गया मैग्नीशियम। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, याद है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे, जब ए और बी एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का जो मेटल स्ट्रिप होती है, यानी कि जो उसकी वायर है मैग्नीशियम की, उसको हमने जला दिया तो पूरी तरह से पाउडर बन जाता है और ऐसे पाउडर बन जाता है, मतलब पूरा बर्न हो गया। तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किस तरह का कंपाउंड बनाता है, वो जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीशियम। अगर आप कार्बन का करोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, समझ गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली परमानेंट चेंज हो जाता है। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं, सिर्फ इसका रूप बदलेगा लेकिन अंदर का कंपाउंड जो वैसा ही रहेगा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पढ़ेंगे कि इस प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, क्लियर। देखो अभी हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज को हम मेजर करेंगे। तो एक बात याद रखो कि मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा कि आप कुछ क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लेंथ, हम लेंथ मेजर कर सकते, जैसे मास इसे मेजर कर सकते, टाइम को मेजर कर सकते, है ना। दूसरा हो गया एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या एक्सेट्रा, इन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते, राइट। तो दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर के ये प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हो, राइट। अभी जो हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2 चीज़ क्या है, एक तो होना चाहिए नंबर और दूसरा होना चाहिए यूनिट, राइट, नंबर और यूनिट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि लेंथ ऑफ रूम कहा, मैंने जनरली क्या कह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ रूम, और आ गया 10 मीटर। तो देखो यहाँ पर 10 क्या है, 10 एक नंबर है और बाजू में ये मीटर क्या है, ये एक यूनिट है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप मेजर करते हो, उसे मेजर करते वक्त 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है नंबर और एक है यूनिट, यानी कि एक स्टैंडर्ड टर्म की ज़रूरत पड़ती है। ये जो स्टैंडर्ड टर्म है वो क्या है, वो यूनिट है। तो जब भी किसी प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर और यूनिट। तो
तो जो यूनिट है, यूनिट के भी ग्रुप्स है, यूनिट के भी ग्रुप्स है, और जो ग्रुप है वो 3 तरह का ग्रुप है। एक है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, राइट। अब ये देखो आपको यहाँ पर दिख रही है सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, मतलब मैटर के प्रॉपर्टीज है। कोई भी मैटर ले लो, उसका लेंथ कितना है, उसका मास कितना है, समझा क्या, या फिर उसकी एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, कितनी वॉल्यूम में वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। और जो यूनिट्स के भी ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स को हमने कहा सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो अभी हम ये देखेंगे कि इन ग्रुप्स में इन प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करते हैं। तो मैं यहां ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, देखिए हम यहां ले लेते हैं इधर, देखो यहां ले लेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले यूनिट क्या है यहां, सीजीएस, दूसरा होगा एमकेएस, तीसरा है एफपीएस। अब मैं यहां पर कोई क्वांटिटी लेता हूं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया, ठीक है, ये सब क्वांटिटी लिया हमने। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगा वो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट होगा ग्राम, और सीजीएस सिस्टम में टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। एमके सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, और मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। वैसा ही इसका रहेगा फुट, पाउंड और सेकेंड। यानी कि जो मैटर है उस मैटर का 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लिया मैंने, एक लेंथ, मास, टाइम, या उसके 3 प्रॉपर्टीज को लेके रखा है हमने। ये जब इस प्रॉपर्टी को मैं सीजीएस सिस्टम में मेजर करूंगा तो लेंथ के लिए यूनिट होगा सेंटीमीटर, इसका सिंबल लिख देता हूं सीएम। मास क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे सीजीएस सिस्टम में तो उसका यूनिट है ग्राम, और यह है सेकेंड। वैसे यहां क्या, मीटर का सिंबल हो गया स्मॉल एम, यहां पर स्मॉल लेटर में केजी और स्मॉल लेटर में एस, सेकेंड। बोलना ये चाहता हूं कि जब आप लेंथ प्रॉपर्टी को मेजर करोगे सीजीएस सिस्टम में, तब जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर आएगा, और एमके सिस्टम में जब लेंथ को मेजर करोगे तो तभी जो यूनिट आएगा वो मीटर आएगा, और एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करोगे तभी फुट आएगा। ऐसा बाकी सब क्लियर हो गए। ये है हमारे मैटर के प्रॉपर्टीज, और उन्हें हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, राइट। तो हुआ यूं कि 1960 में एक सिस्टम को डेवलप किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। तो फ्रांस कंट्री में यहाँ पर सारे साइंटिस्ट की मुलाकात होती है, और वहाँ पर एक डिसीजन होता है कि भाई साहब हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरी दुनिया में कॉमन होना चाहिए और एक्सेप्टेड होगा, सबको ये समझ में आना चाहिए। तो उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम, उन्होंने बनाया। और वो एसआई सिस्टम यहाँ एमकेएस के बराबर है, यानी कि आप एमके सिस्टम में लेंथ का यूनिट बोल रहे थे मीटर, तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा मीटर। एमके सिस्टम में मास का यूनिट है किलोग्राम, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट है किलोग्राम। एमके सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड, एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड। मतलब जो एमके सिस्टम का जो भी आप पढ़ रहे हो वही एसआई सिस्टम का होगा, और ये पूरी दुनिया में कॉमन सिस्टम है, सबको ये पता रहना चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात देखो, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। वैसे F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। ऐसे याद रख लो। क्लियर है। तो मैंने क्या समझा है यहाँ पर कि हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, मैटर का कोई भी प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक नंबर और एक यूनिट। तो जो यूनिट्स के उसके ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
ऐसे हमने 3 ग्रुप्स पढ़े। अब 3 ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी का कैसा मेजर करते हैं वो हम समझ चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम को डेवलप किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम एमकेएस के बराबर है, ये बात बस आपको समझनी है। तो अब हुआ क्या कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है, मैटर के जो प्रॉपर्टीज है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक प्रॉपर्टी होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और दूसरा होगा डिराइव्ड। क्या है? डिराइव्ड। ये क्या करेंगे हम? प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे, प्रॉपर्टीज। और जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे जैसे लेंथ, मास, टाइम, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे ये पूरे 7 होगा, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं और यहीं से आंसर निकाला जाता है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। समझा? जैसे यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, या फिर एरिया हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी बातें। और अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो एक काम कीजिएगा, हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का जो पहला लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस लेसन को एक बार आप देख लीजिए, यानी कि उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। उसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में डिटेल में मैंने समझाया है, एक बार आप देख लीजिए। जो आपने वहाँ पढ़े थे वही यहाँ पर है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत सिंबल अलग से दिखाया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, तो हमें क्या समझा कि यहाँ पर देखो ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, इन सब का हमने देख लिया कैसे मेजर होता है। तो ये जो फंडामेंटल है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अभी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं और वो कौन से हैं? तो 7 है, और वो कौन से हैं और उनके यूनिट्स क्या है और इन क्वांटिटी के सिंबल क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गई? देखो, जब हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे ना तो आपको यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाते वक्त 1971 का इस्तेमाल किया गया था, राइट? एक्चुअल में ऐसा सिस्टम का जो शुरुआत है वो 1960 में ही हुआ था। वो तो हमने अलग फिजिकल क्वांटिटी का डेवलपमेंट होने के बाद 1971 करके अपने टेक्स्ट बुक में फिजिक्स में हमने देखे थे। क्लियर हो गई? तो चलो शुरुआत करते हैं। हम इस फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7 है, तो इनको हम समझते हैं। देखिए, अभी देखते हैं ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है उसको समझते हैं। तो देखो, पहला तो मैं टेबल बना लेता हूँ जहाँ पर आपको सब लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए, यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये होगा। इसके बाद जो भी क्वांटिटी है उसके सिंबल, तो यहाँ पर सिंबल्स फॉर क्वांटिटी। अब जो सिंबल लिख लिया तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट, ये सब देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है लेंथ, दूसरा सेकेंड जो है वो मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा इसको दूर बना लेते, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ वाला जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, जगह छोटा पड़ गया ना, उधर बहुत जगह था पर मैंने यहाँ ऐसा लिख लिया। ठीक है, यहाँ जगह कम है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 6th वाला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो 7th वाला है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे कितने हैं? 7 है। तो ज़रा हम इसको आगे लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए,
यहां समझते हैं। सिंबल्स फॉर क्वांटिटी, लेंथ को एल से दिखाएंगे, मास को स्मॉल एम से दिखाएंगे, टाइम को स्मॉल टी से बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर आई से बताएंगे कैपिटल, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को यहाँ पर कैपिटल टी से बताएंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यहाँ पर आई छोटा वी से बताएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो ऐसा यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, मास का यूनिट था किलोग्राम, है ना, अभी अभी हमने देखे थे, टाइम का यूनिट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और यहाँ पर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। अब इनके सिंबल, मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला का सी डी, और मोल का MOL। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी फिजिक्स में पहले लेसन में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया है तो आपको समझना ज़रूरी है, तो मैंने समझा दिया। ये क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बाकी जितने भी एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, जो भी आप पढ़ते हो वो सब कुछ इनके यहाँ से निकल के आते हैं, और उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये समझते हैं कि जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें कैसे मेजर करते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हटा देते हैं अभी। देखो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला वाला लेते हैं हम, मास एंड वेट, इसे लेंगे। अब मास क्या है, मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब अगर मान लो कि कोई एक मैटर है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहेंगे, पार्टिकल्स है ना। ये सारे पार्टिकल से क्या बना हुआ है, ये पूरा मैटर बना हुआ है। तो जो पार्टिकल का जो वैल्यू है, जो उसका मास है, उस यानी कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, यानी कि कंपाउंड के अंदर कितने पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल का जो कंटेंट है वही होता है मास, है कि नहीं यहाँ पर। तो इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ये मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि अंदर कितने कंटेंट में पार्टिकल्स है वो बताता है कि नहीं यहाँ पर। और वेट क्या है, वेट का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पढ़ते थे। मतलब वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है समझो, इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अब इसका मास कुछ तो होगा, m होगा, इसके नीचे क्या कर रही है, ग्रेविटी खींच रही है, तो मास इनटू ग्रेविटी करोगे तो इसका वेट पता चलेगा। वेट एक तरह का फोर्स है ना, जो कि नीचे की तरफ खींच रहा है। फोर्स का मतलब क्या होता है, या तो पुल करो या तो पुश करो। तो देखो नीचे वेट काम कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। तो ये जो वेट है ना, ये वेट चेंज हो सकता है। कैसे, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, लेकिन अगर पोल पे देखोगे तो 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सरफेस पे 9.8 पर मीटर स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर वही इक्वेटर पे देखोगे तो कितना होता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है ना। अगर यही ग्रेविटी मून पे रहेगा, ये तो अर्थ के सरफेस पे, अगर मून पे गया तो वहां पर भी ग्रेविटी चेंज होगी। ग्रेविटी चेंज हुआ मतलब वेट चेंज होगा, है कि नहीं यहाँ पर। तो ये वेट क्या है, इट इज वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। जो मास है ना, मास क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि जो मैटर हमने लिया है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स के नंबर थोड़ी चेंज हो रहे, अंदर जितने पार्टिकल्स है वो तो फिक्स है ना।
तो उसका कंटेंट तो फिक्स ही है। आप चाहे उसको अर्थ के सरफेस पे रखो या अर्थ के पोल पे रखो या मून पे रखो या किसी और प्लैनेट पे रखो, अंदर के जो कंटेंट है वो तो फिक्स ही है, तो उसका मास चेंज कभी नहीं होगा। वो दूसरे प्लैनेट पे जितना होगा उतना ही अर्थ पे होगा, सब जगह उसका फिक्स रहेगा। लेकिन वेट फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट में ग्रेविटी होता है, और किसी भी प्लैनेट पे ग्रेविटी चेंज हो रही है मतलब वेट भी चेंज होगा। और वेट एक तरह का डाउनवर्ड फोर्स है जो नीचे की तरफ खींचा जाता है ग्रेविटी की वजह से। क्लियर हो रही मेरी बात? तो ये वाली बातें समझ में आ गया। अभी देखो हम जो मास को मेजर करेंगे ना, तो मास का जो एसआई यूनिट होती है, आपको पता है एसआई यूनिट हमने क्या पढ़े थे? एसआई यूनिट हमने पढ़े थे केजी। और मास का जो हमने सीजीएस यूनिट पढ़े थे, सीजीएस यूनिट वो था ग्राम। तो जब 1 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम। समझा क्या? इस तरह कन्वर्टेबल होता है, जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह वैल्यू आएगा। क्लियर हो गया? ये हुआ मास। ठीक है, दूसरा हम यहीं पर देख लेते हैं। देखो यहां पर दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वांटिटी है लेंथ। नेक्स्ट है लेंथ। अब ये लेंथ हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर कहाँ मेजर करने के लिए काम आता है? तो यहाँ देखिएगा, जैसे कोई एक एटम है समझो, तो एटम का रेडियस को मेजर करेंगे, यानी कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो लेंथ हो गया, है ना? जैसे यहाँ पर एक एटम है, इधर एक एटम है, ये दो एटम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये एटम और ये एटम, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। यानी कि ये कौन सा लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और रेडिएशन हो रहा है तो इसे कहते हैं वेवलेंथ। ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो हम लेंथ है वो कहाँ यूज करेंगे केमिस्ट्री में, हम स्पेशली एटॉमिक के रेडियस को मेजर करने के लिए। एटॉमिक रेडियस तो लेंथ ही हो गया ना, दो एटम्स या दो एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ हो गया, है ना? या फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन हो रहे यानी कि वेव्स निकल रहे, तो वेव्स के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज होगा, यानी कि वहां हम लेंथ मेजर करेंगे, बस इतना समझना है। तो ये जो जितने भी आप देख रहे हो, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ या वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये लेंथ बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो ये छोटे लेंथ है तो ऑब्वियसली हम एसआई यूनिट के फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नैनोमीटर, नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर जिसको हम एनएम से दिखाते हैं, या पिकोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, पीएम। यानी कि इनके जो लेंथ आएंगे ना, ये बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस का लेंथ या फिर वेव लेंथ, ये जो लेंथ है इसको स्पेशली नैनोमीटर या पिकोमीटर में मेजर करते हैं, या माइक्रोमीटर में भी मेजर करते हैं। क्या है? माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, और इसको बताते हैं म्यू एम से। देखो एक बात याद रखो कि 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो देखो 10⁻⁻6 आ रहा है, -9 आ रहा है, -12 आ रहा है, इतना छोटा मीटर है, यानी कि इतना छोटा लेंथ होते हैं, तो हम वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। समझा? तो ये हो गया हमारा लेंथ वाला। अब इसके आगे हम देखते हैं वॉल्यूम, इसको निकाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब ये कि दी अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object by three-dimensional object
और वॉल्यूम किसी शेप पे डिपेंड नहीं करता, बस कितना जगह ऑक्यूपाई किया वो डिसाइड कर लेता है ना। तो खास करके जो हमें ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस आर कॉमनली मेजर्ड इन लीटर। यानी कि बोलना ये चाहता हूं कि जो भी लिक्विड और गैसेस होते हैं उनके वॉल्यूम को हम ज़्यादातर लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये जो लीटर है ना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इट इज नॉट ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं है। हम जैसे वॉल्यूम मेजर करते किसी लिक्विड का या गैसेस का तो 3 लीटर 4 लीटर या 5 लीटर इस तरह हम लीटर में मेजर करते हैं, और लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर 1 लीटर नॉर्मली कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और ये 1000 ml हो जाएगा मिलीलीटर, या फिर इसे हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को ज़रा एलाबोरेट करोगे तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, समझा। लेकिन जैसे ये वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब होगा क्या, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, दैट इज हम ऐसा लिखते हैं कि एम क्यूब। तो जो ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब। लेकिन ज़्यादातर हम खास करके लीटर, डेसीमीटर क्यूब में, कभी कभी ml में हम मेजर करते हैं, बस ये बात आपको समझ के रखना चाहिए। दूसरी बात देखो, ये जो वॉल्यूम हम मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बताएंगे यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर, या फिर ब्यूरेट, या फिर पिपेट, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तब खास करके हम क्या करते हैं, जो भी हमको सॉल्यूशन दिया है और वो सॉल्यूशन हमको पहले से पता है कि कौन सा सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू मेजर the known volume of liquid, known volume of solution, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन हम लिए हैं उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए खास करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो भी आप मैं यहाँ पर इक्विपमेंट बता रहा हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तब आप इन सब चीज़ों को देख लोगे। समझा मैंने क्या कहा? तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई। दूसरा हम बात करते हैं कि डेंसिटी। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या होगा, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होगी डेंसिटी। अब सिंपल सी बात है कि डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। डेंसिटी, ये सारी फॉर्मूला आपको पहले से पता है, ये तो आपके बुक में दिया है, इसलिए हमने आपको समझा दे रहे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी का ऐसा यूनिट चाहते हो तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी चाहिए, तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और हमने आपको पहले बताया था ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा, मीटर क्यूब। देखो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब होगा डेंसिटी का ऐसा यूनिट। अगर डेंसिटी का सीजीएस यूनिट चाहिए तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू सीजीएस यूनिट ऑफ मास अपॉन सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सीजीएस यूनिट ऑफ मास का क्या था, ग्राम, और सीजीएस यूनिट
ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। या फिर देखो सेंटीमीटर क्यूब, जो सेंटीमीटर क्यूब है वही यहाँ पर ml होता है, तो यहाँ पर आप ml भी लिख सकते हो। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ग्राम ml -1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब पावर 1 होगा, ml मिलीलीटर है ना, ये ऊपर जाके -1, या फिर आप ऐसे लिखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब -3, ऊपर पावर क्या होगा -3। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, लास्ट कॉर्नर में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, ओके, समझा। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी वाला प्रॉपर्टी। अभी हम देखते हैं टेम्परेचर और फिर आगे टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करना, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। अभी जो टेम्परेचर है इसे मेजर करने के लिए हम 3 तरह का स्केल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ स्केल। 3 टाइप्स ऑफ स्केल। पहला जो होगा वह है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस सिंबल होगा इस तरह। दूसरा होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होगा इस तरह का सिंबल। तीसरा जो होगा वो है केल्विन, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ तो जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो 3 यूनिट में मेजर करेंगे, या तो डिग्री सेल्सियस में, या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में, और या तो केल्विन में। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, समझा। अब इन जो तीनों यूनिट्स है, इन तीनों के लिए जो मेजरमेंट करने का जो स्केल है वो स्केल हम बना लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। तो देखो मैं 3 तरह का स्केल निकाल लेता हूं यहां पर। एक सबसे पहला जो निकाल रहा हूं वो है केल्विन के लिए, ये है केल्विन के लिए, ठीक है। दूसरा स्केल ये है डिग्री सेल्सियस के लिए, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा जो यहां बना ले रहा हूं ये है डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऐसा है। देखो अभी क्या होगा कि जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर लेट से इसका मैं रीडिंग लूंगा, यहाँ 1 ऐसे ऐसा चलता रहेगा। ये क्या है, रीडिंग्स है, यानी कि टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया, ठीक है। यहाँ कहीं होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसका 0 होगा ना तो इसका होगा ऐसे, इसके भी रीडिंग्स होंगे, और इसके ऐसे इसके भी रीडिंग्स होंगे, है ना, इस तरह रीडिंग चलता रहेगा। जब इसका 0 होगा तब इसका यहां दिखाएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका यहां होगा इसका 273.15 केल्विन। अब मान के चलो कि इसका कहीं यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस है। जब इसका 30 होगा ना तो इसके सामने इसका होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझा। और इसका जो यहां पर होगा ना, इसका एग्जैक्टली इधर जो होगा वो 310.15 केल्विन होगा। जब इसका यहां पर कहीं 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब इसका यहां रिप्रेजेंट करेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसके सामने होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट होगा। और इधर इसका होगा 373.15 केल्विन होगा। अब देखो यहाँ 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं -1 होगा, -2 होगा, नीचे चलता रहेगा। यहाँ 32 है तो इसके नीचे यहाँ 31, यहाँ पर 30, यहाँ 29 नीचे चलता रहेगा, और यहाँ कहीं नीचे 0 आ जाएगा।
देखो यहाँ 273.15 है, मतलब यहाँ 272.15 होगा, 271.15 ऐसा नीचे चलता रहेगा। समझा? मतलब बोलना ये चाहता हूँ कि डिग्री सेल्सियस में जहाँ 0 डिग्री होगा ना, तब उस वक्त फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होगा और इसका 273.15 होगा, 273.15 केल्विन। अब ज़रा देखो एग्जांपल लेता हूँ। हमारा बॉडी का टेम्परेचर मैंने मेजर किया, बॉडी टेम्परेचर में जब इस स्केल से मैंने मेजर किया तो कितना दिखा रहा है? 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब अगर मैं इस स्केल से मैं मेजर करूंगा बॉडी का टेम्परेचर तो कितना दिखाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, इतना। अगर मैं ये स्केल से मेजर करता हूं इस स्केल से तो दिखाएगा वो 310.15 केल्विन दिखाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सोचो हमारा यहाँ पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इस स्केल से, तो उस वक्त अगर मैं इससे मेजर करूंगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इससे मेजर किया तो कितना दिखाएगा? ये 273.15 केल्विन। 0 दिखाएगा तब ये दिखाएगा और तब ये दिखाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस अगर इसमें दिखाएगा तो उस वक्त डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना होगा और केल्विन में इतना होगा। जैसे हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमको पहले से पता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री है, तब उस वक्त फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उस वक्त केल्विन में कितना दिखाएगा? 373.15 केल्विन। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर इस स्केल से आप फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करोगे तो 0 डिग्री दिखाएगा ये स्केल में, इसमें। लेकिन अगर उससे मेजर करोगे तो उसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, मतलब यहाँ दिखाएगा। अगर ये स्केल से मेजर करोगे तो आपको ये दिखाएगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम 3 तरह का स्केल देख रहे हैं, यानी कि 3 तरह का यूनिट्स देख रहे हैं, और हर यूनिट्स में देखो अलग अलग दिखाता है, एक ही का जब मेजर करेंगे तभी। ये बात समझ में आ गया। तो सवाल ये है कि फिर कैसे कन्वर्ट करें। अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसका फ़ारेनहाइट में बताओ कितना रहेगा और केल्विन में बताओ कितना रहेगा। तो मैं आपको सिंपल बना के देता हूँ, फॉर्मूला लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, रुको। देखो अगर मान के चलो कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में लेना है तो फॉर्मूला होगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये कन्वर्ट करो, मतलब फ़ारेनहाइट में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला, केल्विन में चाहिए तो फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने ऐसा बताया कि मान के चलो कि मैंने यहाँ पर बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखो फॉर्मूला क्या है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? डिग्री सेल्सियस दिया है 37, तो मैंने लिख लिया 37 प्लस बाजू में क्या है? 32 है। इसको सॉल्व करता हूँ, ये 9 है, ये इंटू 5 से काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 7 35, फिर बाद में 20, 5 4 20 और प्लस कितना? 32 है। देखो यहाँ पर 9 4 36, तो 3 9 7 63, तो 63 मतलब ये 66, तो 66.6 आ रहा है, प्लस कितना? 32। इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इसका यूनिट साइड में रहेगा, तो कितना आएगा? ये इतना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लो। आंसर ये आना चाहिए। जब 37 डिग्री सेल्सियस हो
तो फ़ारेनहाइट में कितना आना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस हो तो इसमें कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए ना, आ रहा है। इसमें चेक कर लो केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 37 दिया है, तो यहाँ पर 37 लिख लिया और ये 273.15 केल्विन। चेक कर लो 273.15 और ये है 37 0 0, तो यहाँ पर ये 15 ये 10 यहाँ 1 और ये होगा 11 यहाँ पर 1 310 पॉइंट केल्विन में कितना आएगा 310.15 केल्विन आना चाहिए ना। जब 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना आएगा 310.15 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 310.15 केल्विन। आप किसी का भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको एक बार डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरह हमने आज 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए और इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने पढ़े। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखे हमने, एंड उससे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर को देखे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।